हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम क्लास 11 की फिजिक्स में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। क्लास 11 में आज जो हमारा नया चैप्टर है वह है ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड क्या होता है? ठोस। ठोस क्या होते हैं? वह तत्व होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके क्या होते हैं, अणुओं के बीच का जो अंतराल होता है वह निश्चित होता है और निश्चित होने के कारण उसकी आकृति भी निश्चित होती है। इसके विपरीत द्रव और ठोस के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज हम बेटा ठोसों के यांत्रिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि जो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। जैसे स्प्रिंग के बारे में हम जानते हैं कि जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं ना, किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो वह स्प्रिंग क्या हो जाती है, वह अपने परिवर्तन का विरोध करती है बेटा। ठीक है। और कैसे? हम जब बल लगाते हैं, उसे जब खींचते हैं तो खींचने का तात्पर्य हमारे द्वारा एक बाहरी बल लगता है जिसे हम विरूपक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। और वी कैन से इन इंग्लिश एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स हम क्या करते हैं, वहां पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? जब रिएक्शन फोर्स, वहां पर उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, किंतु जब उस वस्तु से हम उस बाह्य बल को हटा लेते हैं तो वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। क्लियर हुआ? तो वह अपनी पूर्वावस्था में क्या होती है? आ जाती है बेटा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। तो हम आज प्रत्यास्थता के बारे में जानेंगे। इलास्टिसिटी इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो वह वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और इसे ही क्या कहते हैं, जब उसे बाह्य बल हटा दिया जाता है, वह विरूपक बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? वस्तु के इसी गुण को उसकी प्रत्यास्थता कहते हैं। तो ये था बेटा प्रत्यास्थता। फिर बताया प्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या? वे वस्तुएं जिन पर हम क्या लगाते हैं? बाह्य बल या विरूपक बल लगाते हैं तो वह उसकी आकृति में परिवर्तन होता है या वह विकृत हो जाती है या उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है या बोले उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाती है या विकृत होती है। जो कहना है, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाए तो वह क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अब बताएंगे सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं। सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं। सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं वे वस्तुएं जिस पर, जैसे देखिए प्लास्टिक के किसी वस्तु को आप गर्म कीजिए हल्के से आंच से, और गर्म करने के बाद ना उसको क्या कीजिए? खींचिए। थोड़ा सा गर्म तो रहेगा लेकिन हल्का सा हाथ को गीला करके खींचिए ना। खींचने से क्या होगा? वो खींचा जाएगी और खिंचाने के बाद वो फिर से उसको कहा जाए कि वह वापस पूर्वावस्था में आ जाए तो वह आने वाली है क्या? नहीं आने वाली। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है या विरूपक बल लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है लेकिन उसकी आकृति में फिर से वह पुनः अपनी आकृति में लौटकर नहीं आता है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्लास्टिक वस्तुएं। फिर कहते हैं भंगुर वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? भंगुर वस्तुएं। तो कहा भंगुर वस्तुएं किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर क्या किया जाए? विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वह क्या होता है बेटा? अपनी आकृति में वह, या ऐसा कहें जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है?
छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे पत्थर को मारते हैं, कोयले को मारेंगे तो कोयला बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। तो बता दिया कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु टूट जाती है। ऐसी वस्तु को भंगुर वस्तुएं कहते हैं। तो ये था बेटा कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे चलेंगे हम। हमारा जो अगला डेफिनेशन है बेटा, ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसको ऐसे ही देखना है। प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अर्थात जिसे कहेंगे एकांक का मतलब है और लगने वाला बल, तो ये होता है प्रतिबल का फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत इसका SI मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। इसका विमा होगा, विमीय समीकरण, विमीय सूत्र MLT माइनस U और -1। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र होगा और ये इसका सूत्र होगा प्रतिबल का, कि किसी वस्तु पर क्या एकांक क्षेत्रफल की वस्तु पर लगने वाले प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। हम जो लगाते हैं वह बाह्य विरूपक बल, और वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के लिए, हमारे बल का विरोध करने के लिए जो बल लगाता है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार के, पहला और ये दूसरा। तो पहला होता है अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और दूसरा कहते हैं स्पर्शीय या अपरूपण प्रतिबल। तो बताया अभिलंब प्रतिबल जब किसी वस्तु पर क्या क्या है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जब हम लंबवत बल लगाते हैं उसे अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस कहते हैं। और जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर हम उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुदिश या स्पर्शीय या उसके अनुदिश या उसके समांतर हम बल लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। लंबवत बल लगाएंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो मान लिया जाए तार को हम खींच रहे हैं तो वो हो गया अनुप्रस्थ लंबवत, और जब उसकी चौड़ाई के अनुदिश लगा रहे हैं तो उसे कहेंगे समांतर या स्पर्श रेखी या अपरूपण। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रतिबल। अब आ जाते हैं विकृति। विकृति, स्ट्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन? आप कभी भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होता है उसमें जो लेंथ में स्ट्रेन आता है, अर्थात उसमें विकृति जो उत्पन्न होती है, उसके लंबाई में जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम विकृति कहते हैं। तो विकृति से वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है। तो विकृति की जो परिभाषा है वह क्या होती है? देखें, वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन और वस्तु के प्रारंभिक आकार के अनुपात को, प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं बेटा। जब किसी वस्तु के, कैसे बताया, आकार में परिवर्तन और वस्तु के प्रारंभिक आकार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। तो ये था हमारा क्या? विकृति। अब विकृति के प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में मैं पहले चलूं। जब किसी वस्तु, देखिए ये मान लिया जाए ये कोई तार है बेलनाकार, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, जिसकी लंबाई कैपिटल L है। जब इस पर ना बेटा बाह्य विरूपक बल F हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई करते हैं, तो
तो इसकी लंबाई में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है, जिसकी लंबाई को मैंने क्या कहा, स्मॉल एल कहा। तो पता चला इसी के परिभाषा के अनुसार तो अनुदैर्ध्य था लंबवत होता है, तो बताया जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन वैसे इसकी लंबाई में परिवर्तन, तो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं बेटा, तो अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप देखेंगे वस्तु की लंबाई में परिवर्तन का मतलब L हो रहा है और प्रारंभिक क्या है, कैपिटल L हो गया। इसी प्रकार से आयतन विकृति, आयतन में विकृति मतलब मान लिया जाए कोई पिस्टन है और ये उसकी प्रारंभिक उसमें जो गैस भरा है उसका आयतन V है, और जब उस पर क्या लगाया गया, दाब लगाया गया, तो उसका आयतन V माइनस डेल V हो गया, अर्थात उसके आयतन में डेल V की कमी हुई। क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्र उसके आयतन में क्या हो गया बेटा, कमी हुआ, इसलिए कमी को दिखा रहा है। तो उसकी भी परिभाषा कैसे होगा, वस्तु के लंबाई के, देखो यहाँ लंबाई के परिवर्तन था, अनुदैर्ध्य लंबवत था, तो हमने क्या किया, लंबाई लिया। आयतन है तो लंबाई के जगह में हम क्या ले लेंगे, आयतन लेंगे। तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटे वस्तु के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। वस्तु के लंबाई में परिवर्तन और वस्तु के प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं बेटा। अब इसकी परिभाषा, इसका अगर फॉर्मूला देखूं तो आयतन में विकृति, तो आयतन में परिवर्तन क्या है, डेल V, और ये क्या हुआ V। अब मैंने लगाया माइनस। अब बोलेंगे सर आपने माइनस क्यों लगाया, तो हमने बताया बेटा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसके आयतन में क्या बता रहा है, कमी बता रहा है, और ये ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि मैं ऋण हूं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा क्या, आयतन विकृति। तीसरा आता है क्या, अपरूपण विकृति। बोलते हैं कि जब किसी वस्तु पर उसके पृष्ठ के समांतर जब बल आरोपित किया जाता है, किसी वस्तु पर उसके पृष्ठ के समांतर जब बल आरोपित किया जा रहा है ना, तो उसका क्या रहे, आयतन तो स्थिर रहे, लेकिन आयतन स्थिर रहने के साथ साथ उसके आकृति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। तो ये था बेटा विकृति और प्रतिबल। पूरे चैप्टर में ये विकृति और प्रतिबल आपके लिए बहुत ही चर्चा का विषय रहेगा, इसलिए इन परिभाषाओं को हमें अच्छे से देखना है। तो चलते हैं आगे की ओर और अब बात करेंगे हुक्स लॉ, हुक के नियम के बारे में बात करेंगे। हुक ने क्या कहा, हुक ने कहा था जब किसी वस्तु पर तनाव लगाया जाता है, जैसे रबर में तनाव, तो उसके जो आकृति में जो विस्तार होता है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तात्पर्य यह है कि आप जितना क्या लगाओगे, तनाव लगाओगे, अर्थात किसी वस्तु पर हम किसी भारी वस्तु को लटका दिए तो वो उस पर तनाव होगा, तो जितना भार होगा उतना अधिक तनाव होगा, तनाव हुआ मतलब उसमें उतना विस्तार होगा। तो इसी चीज को रॉबर्ट हुक ने इस बात को तो कहा था, इसी बात को विस्तृत रूप में किसने कहा था, थॉमस यंग ने इसी बात को क्या किया, थोड़ा सा विस्तृत रूप में कहा और कहा प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। क्या कहा, प्रत्यास्थता की सीमा। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी, अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जहां पर वो उसका गुण कहा क्या बना रहे, प्रत्यास्थ बना रहे। अब ये प्रत्यास्थ बना रहे का क्या तात्पर्य, अर्थात जब वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाए और उसके
सीमा जहां तक उस वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण बना रहे उसे ही हम क्या कहते हैं, उससे ज्यादा खींच देंगे। अब स्प्रिंग को खींच दिया और स्प्रिंग को खींचने से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा फैल जाएगी और ज्यादा फैल जाएगी तो वापस पूर्वावस्था में नहीं आएगी। इसलिए कह रहा है किसी प्रत्यास्थ वस्तु को पर विरूपण लगाने पर उसकी वह अधिकतम सीमा जहां तक वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण हो उसे ही प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रत्यास्थता की सीमा समझ में आया। तो थॉमस एल्वा ने क्या कहा, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ये कहा था थॉमस यंग ने। लेकिन इस नियम को हुक का नियम कहा, थॉमस यंग ने इस नियम को हुक के नाम से समर्पित कर दिया। तो यह हो गया प्रतिबल इज इक्वल टू, इसमें मान ये लगाएंगे E इज इक्वल टू विकृति। तो बताएंगे E क्या है, E एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं सर। प्रतिबल बटे विकृति इज इक्वल टू E। तो इसका जो मात्रक निकालेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक की क्या परिभाषा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की क्या परिभाषा हुआ, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं जो विकृति है ना एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि क्यों, लंबाई बटे लंबाई कट गया, कोई मात्रक नहीं। इसमें एक तो आयतन बताया था, आयतन बटे आयतन कट गया, कोई विमा नहीं। तो विमाहीन राशि है, याद रखिएगा। तो प्रतिबल, तो इसका अगर विमा के बारे में हम बात करें, विमीय सूत्र के बारे में, तो वही सूत्र होगा किसका, प्रतिबल का व्यंग प्रत्यास्थता की विकृति का तो 0 हो जाता है, विमाहीन राशि है, तो ये भी हो जाएगा m l-1 t-2। ये इसका क्या हो गया बेटा, विमीय सूत्र हो गया। देखिए समझिए, ये था हमारा किसका नियम, हुक का नियम। ठीक है बेटा, अब इसी में जो हमने प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात किया, सॉरी यंग नहीं है, प्रत्यास्थता गुणांक है। तो इसके प्रकार प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, पहला होता है बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। तो ये था किसका, प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा, ये उसके प्रकार। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने आज जितना पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में भी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं क्या, तो ये है उसका पहला प्रकार, अनुदैर्ध्य यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक
बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चित्र बना सकते हैं। यदि हम फिर से बनाएं, कोई तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L, जब इस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है। तो देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल या y से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल Y। तो बता दिया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बेटा F/A, हम जानते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, L/L, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। इन मानों को यहाँ पर हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो क्या होगा, y = F/A/L/L, रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा F/A × L/L, अर्थात FL/AL। तो ये होता है बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान। अर्थात यदि हमने कहा कि L A सब 1 के बराबर हो जाएंगे, अर्थात L = A = 1 इकाई, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इसका मान, दोनों का मान 1 होगा। अर्थात हम क्या कहेंगे, अर्थात पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार की लंबाई को दुगुना कर दे। ठीक है, जबकि यह परिवर्तन प्रत्यास्थता की सीमा में हो। तो ये था बेटा हमारा क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसके बाद चलेंगे इसमें अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं बेटा। और देख पा रहे हैं अभिलंब या वही होता है, तो अभिलंब प्रतिबल तो अभी हमने निकाला है F/A। अभिलंब बोलो या अनुदैर्ध्य बोलो लगभग सेम है। और आयतन के आयतन विकृति ये होता है, बताया था ना चित्र बना के इससे पहले। ये समान है, ये पिस्टन है जिस पर V आयतन का कोई गैस भरा हुआ है। जब इस पर दाब लगाया जाता है बेटा, तो इसके आकृति में क्या होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ है, तो इसमें कितने की कमी हो गई, डेल V का कमी हुआ, तो V - डेल V हुआ। शेष आयतन कितना बचा, V - डेल V, अर्थात आयतन विकृति होगा आयतन में परिवर्तन बचे प्रारंभिक आयतन, और ये होगा माइनस। और माइनस इसलिए होगा क्योंकि आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमने देखा अभिलंब प्रतिबल F/A/ डेल V/V, रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया F/A × V/डेल V। और चूंकि दाब शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए हम चूंकि जानते हैं P = F/A होता है बेटा। ये देखो मैं मान रखूंगा कि PV/डेल V, वो भी माइनस में, माइनस क्यों होता है ये मैंने बताया। तो ये था बेटा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं।
चलते हैं, एक लास्ट प्रकार बचा है, उस प्रकार को खत्म करते हैं और हमारा टॉपिक को आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। हमारा था अपरूपण, क्या था, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक तीसरा प्रकार था बेटा ये प्रत्यास्थता गुणांक का। तो बताया है स्पर्श रेखी प्रतिबल, स्पर्श रेखी प्रतिबल बटे क्या, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो हम जानते हैं बेटा स्पर्श रेखी प्रतिबल, और यहाँ प्रतिबल आया मतलब F/A आया, और अपरूपण विकृति को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दृढ़ता गुणांक को ईटा से, इससे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू F/A फाई। तो ये होता है। तो देखो बेटा बार बार जब यहाँ पर प्रतिबल आया ना तो पूरा यहीं पर प्रतिबल का मात्रक भी रहेगा, प्रतिबल का बीमा सूत्र भी रहेगा, क्योंकि फाई एक कांस्टेंट मान है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यंग्य प्रत्यास्थता गुणांक का प्रकार। उम्मीद करता हूँ बेटा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए